एक एलिमेंट के एटम्स की तादाद सेम होती है। मसलन एक आम कार्बन एटम की मिसाल लें। गौर करें कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। दरहकीकत इसके 6 प्रोटॉन्स इसे कार्बन का एक एटम बनाते हैं, ताहम न्यूट्रॉन्स की तादाद इनफरादी तौर पर कार्बन के एटम्स में मुख्तलिफ हो सकती है। ये वेरिएशंस आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स इसी एलिमेंट के एटम होते हैं जो सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ कार्बन के एक आइसोटॉप की मिसाल लेते हैं। कार्बन 13 को देखें। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई है। इसकी वजह से कार्बन एटम का एटॉमिक मास C12 से जरा ज्यादा हो जाता है, लेकिन केमिकली C13 और C12 एक जैसे ही बिहेव करते हैं। कार्बन का एक और आइसोटोप कार्बन 14 की 6 प्रोटॉन वाली खसूसियात तमाम दीगर कार्बन एटम्स की तरह हैं, लेकिन इस केस में इसके 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कुछ मामलात में आइसोटॉप्स अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। रेडियो एक्टिव एटम्स एनर्जी खारिज करते हैं या सब एटॉमिक ज़रात खारिज करते हैं। एक स्टेबल हालत में वापस आने के लिए रेडियो एक्टिव एटम्स एनर्जी खारिज करते हैं या सब एटॉमिक ज़रात खारिज करते हैं। यही मामला कार्बन 14 के साथ है। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 की साइंस में कई इस्तेमाल हैं। चूँकि कार्बन तमाम जानदारों में पाई जाती है और इसका डिके रेट यानी कि ख़त्म होने की शरह भी अच्छी है, हम कार्बन 14 को टिश्यू सैंपल्स की डेटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है। ये हम कार्बन 12 और 14 की शरह का मवाजना करके कर सकते हैं। डेटिंग आमतौर पर फोरेंसिक स्टडीज और इल्म आसार कदीमा में इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके मुतालिक एक और वीडियो देखते हैं। एक खास एलिमेंट के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा ही होता है। बाज़ औक़ात आप एक खास एलिमेंट के भारी एटम को देख सकते हैं। इन एटम्स का मास नंबर ज्यादा होता है। मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। हम इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इनके मासेस बहुत कम होते हैं। अगर एक नंबर ऑफ प्रोटॉन एक खास एलिमेंट में एक सा ही रहे तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास में फर्क पैदा करने की वजह बनते हैं। एटम्स मुख्तलिफ मास नंबर्स के साथ एक सा एलिमेंट रखते हैं। इन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है। इन्हें इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक एलिमेंट के एटम जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हों। अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन की तरफ देखें, क्या वो आइसोटॉप्स हैं? इनके मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं और इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मुख्तलिफ होते हैं, इसीलिए वो आइसोटॉप्स नहीं हैं। वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स पीरियोडिक टेबल पर मुख्तलिफ पोजीशंस नहीं रखते। वो उसी जगह को घेर लेते हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं। कार्बन 12 और कार्बन 14 के बारे में आपका क्या ख्याल है? कार्बन 12 और कार्बन 14 का एटॉमिक नंबर एक जैसा ही रहता है, जिसका मतलब है कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन इनके मासेस मुख्तलिफ होते हैं। कार्बन 12 का मास 12 और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। याद रखें, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। लिहाजा हम इस फॉर्मूला को दोबारा से तरतीब देते हैं। न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स के बराबर होता है। 12 minus 6 is equal to 6। लिहाजा इसके 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन 14 का मास 14 होता है और इसके सिर्फ 6 प्रोटॉन्स होते हैं। मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। इसे तरतीब देते हैं। न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स के। 14 minus 6 is equal to 8। इसीलिए कार्बन 14 के 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन 12 और कार्बन 14 सिर्फ आइसोटॉप्स की मिसालें नहीं हैं। ऐसे बहुत से हैं जैसा कि हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 वगैरह। आइसोटॉप सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इनके मैसेज में मुख्तलिफ होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का एक एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर पर कोई असर नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा आइसोटॉप्स एटम्स एक जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ एक जैसे एलिमेंट रखते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं, इनके मैसेज मुख्तलिफ होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती हैं। मॉलिक्यूल्स और कीमियाई फार्मूले। मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूलाज। मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट या कंपाउंड का छोटे से छोटा जरा है जो ज़ादाना तौर पर रह सकता है
और इस एलिमेंट के कंपाउंड की तमाम खसूसियात को जाहिर करता है। एक मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक यानी एक ही एटम पर मुश्तमिल हो सकता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन। एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, जैसा कि पानी। केमिकल फार्मूला, कीमियाई फार्मूला, किसी मॉलिक्यूल्स को सिंबल या वैलेंस की शक्ल में बयान करने का कीमियाई फार्मूला कहलाता है। किसी मॉलिक्यूल का कीमियाई फार्मूला जाहिर करता है मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स की इकसाम, हर एलिमेंट के एटमों की तादाद। मसलन H2 हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल को जाहिर करता है, यह हाइड्रोजन के दो एटमों पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला जो ये जाहिर करता है कि ऑक्सीजन के दो एटम्स कार्बन के एक एटम से मिलकर बनते हैं। कीमियाई फार्मूला लिखना, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल का कीमियाई फार्मूला इसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे अदद सबस्क्रिप्ट लिखकर जाहिर किया जाता है। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का कीमियाई फार्मूला उस मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स को जाहिर करता है। जब एक एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम्स हों तो उसकी अलामत की तादाद नीचे लिखी जाती है। जब कोई अदद ना लिखा हो तो एटम की तादाद एक तस्वर की जाती है। आयनिक कंपाउंड्स की कीमियाई फार्मूला बनाना, मेकिंग केमिकल फार्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जब कोई मस्बत आयन कैटायन किसी मनफी आयन यानी एनायन को कशिश करे तो आयनिक कंपाउंड बनता है। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह आयनिक कंपाउंड्स की मिसालें हैं। मरहला नंबर 1, मस्बत आयन का सिंबल बाएं तरफ और मनफी आयन का सिंबल दाएं तरफ लिखें। हर आयन का वैलेंसी नंबर इसके चार्ज समेत इसके ऊपर दाएं तरफ लिखें। मरहला नंबर 2, दोनों आयन्स के वैलेंसी नंबर्स का आपस में तबादला करें और हर आयन के नीचे दाएं तरफ लिखें। मस्बत और मनफी अलामात खत्म कर दें जो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। याद रखें कि एक भी खत्म कर दिया जाता है। कीमियाई फार्मूला लिखने का ये तरीका क्रॉस तरीका यानी क्रिस क्रॉस मेथड कहलाता है। मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के कीमियाई फार्मूले बनाने की एक वीडियो देखते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला। यहाँ पर कुल 117 केमिकल एलिमेंट्स हैं। साइंटिस्ट ने 26 मिलियन कंपाउंड्स बनाए या दरियाफ्त किए। बहुत सारे इनमें से आखिरी 80 ईयर्स में दरियाफ्त किए गए। हमें बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम भी याद नहीं हैं, लेकिन अगर हम इनका केमिकल फार्मूला जानते हैं तो हम मालूम कर सकेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा आइटम है। मिसाल के तौर पर वाटर यानी पानी जो कि कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सबसे छोटी बाइट पानी की है जो एग्जिस्ट कर सकती है, वो है मॉलिक्यूल। पानी की जो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। इसका फार्मूला होता है H2O। बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी स्मॉलेस्ट बिट है जो एग्जिस्ट कर सकती है, जिसमें ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के दो एटम्स के साथ मिलता है। इसका फार्मूला है CO2। याद रखिए, अगर ऐसा केस हो जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूलाज दोनों के 1/4 एटम्स हों तो ऑक्सीजन के और 1/4 एटम को कभी लिखा नहीं जाता। हम कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फार्मूला में कभी कभार ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी होता है। ब्रैकेट्स ये शो करती हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी है ब्रैकेट्स के बाहर फौरन बाद आने वाले नंबर के साथ ज़रब दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर इस केस को देखते हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में दो हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़े होते हैं। कानून मुस्तकिल तनासब, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तनासब किसी शय में एटमों की किस्म और तादाद को जाहिर करता है। 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ फ्रॉस्ट ने कीमियाई कंपाउंड की तरकीब का मुताला किया और कानून मुस्तकिल तनासब पेश किया। इस कानून के मुताबिक किसी कंपाउंड की तरकीब हमेशा यकसा होती है, चाहे इसे किसी तरीके से भी बनाया या हासिल किया जाए। पानी को बहुत से जराए से हासिल किया जा सकता है, दरिया, कुआं, समंदर वगैरह, लेकिन इसकी तरकीब हमेशा यकसा होती है। पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कई तरीकों से पैदा की जाती है, लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल हमेशा एक कार्बन या दो ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। आइए इससे मुतालिक इस एनिमेटेड वीडियो को तफसील से समझते हैं।
لا آف کانسٹنٹ کمپوزیشن یہ بتاتا ہے کہ ہر کیمیکل کمپاؤنڈ میں تمام سیمپلز ایک ہی تناسب میں ایک جیسے ایلیمنٹ سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اسے واضح کرنے کے لیے پانی کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک چیز پانی کے مالیکیول کے لیے درست ہے، وہ 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کے ایٹم سے مل کر بنتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک کمپاؤنڈ جو مختلف ایلیمنٹس اور مختلف تناسب میں بنتا ہے وہ واٹر نہیں ہو سکتا۔ پانی کے مالیکیول میں آکسیجن 89% میس پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ہم اسے کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ پانی کے مالیکیول کے ساتھ آکسیجن کا پرسنٹیج میس پایا جاتا ہے۔ اگر ہم آکسیجن ایٹم کا میس 16 2 ہائیڈروجن ایٹم کے میس کے ساتھ جمع کریں، ان میں سے ہر ایک ہمیں واٹر مالیکیول کے لیے ٹوٹل 18 مالیکیولر میس دیتا ہے۔ پھر ہم تقسیم کریں گے مالیکیولر میس آف آکسیجن ایٹم 16 ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل مالیکیولر میس 18۔ آخر میں ہم 0.89 کے کوشنٹ کو 100 سے ضرب کرتے ہیں۔ پانی میں آکسیجن کا پرسنٹیج میس 89% ہوتا ہے۔ آپ H2O سے پہلے ہی واقف ہیں، لیکن آکسیجن اور ہائیڈروجن پانی بنانے کے لیے کمبائن نہیں کرتے، وہ دوسرے کمپاؤنڈز بنانے کے لیے دوسری ریشوز میں کمبائن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پانی ہائیڈروجن پر آکسائڈ 2 ہائیڈروجن ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ایک سے نہیں بلکہ آکسیجن کے 2 ایٹم سے بنتا ہے۔ آکسیجن اب 94% میس رکھتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو پانی کے ساتھ مکس نہیں کرنا، لہذا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے جس میں ایلیمنٹس اکٹھے ملتے ہیں۔ یہ پیریوڈک ٹیبل میں ان کی پوزیشن پر انحصار کرتا ہے اور اس پر بھی کہ کتنے بانڈز وہ بنا سکتے ہیں۔ سوڈیم کی طرف دیکھیں، اس کے بیرونی شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے جو کھو کر سوڈیم پلس دیتا ہے، پھر یہ چارج نیوٹرلائز کر کے آیونک کمپاؤنڈ بناتا ہے، پھر یہ کلورین مائنس کے ساتھ ملتا ہے اور وہ 1:1 ریشو سے سوڈیم کلورائڈ بناتا ہے۔ سوڈیم کا مالیکولر میس 23 اور کلورین کا مالیکولر میس 35.5 ہوتا ہے۔ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ پرسنٹیج میس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اگر آپ سوڈیم کلورائڈ میں سوڈیم کی پرسنٹیج کو فگر آؤٹ کریں۔ ویڈیو کو روکیں اور پھر پلے کریں جب آپ کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ سوڈیم 39% میس رکھتا ہے۔ ہم 23 اور 35.5 کے سم سے 23 کو تقسیم کر کے 0.39 نمبر حاصل کرتے ہیں، جسے 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کانسٹنٹ کمپوزیشن کا لا کمپاؤنڈز کو ڈیفائن کرنے کا فائدہ مند ذریعہ ہے، لیکن اس کی لیمٹس بھی ہوتی ہیں۔ کچھ کمپاؤنڈز نان سٹیشیومیٹرک ہوتے ہیں اور ان کی ایلیمنٹل کمپوزیشن ان کے سیمپلز کے درمیان تبدیل ہوتی ہے۔ یہ کمپاؤنڈز ایک جیسے ایلیمنٹس کی ایک جیسی ریشو رکھتے ہیں، لیکن ریشو سیم نہیں ہوتی۔ ایک ایسا کمپاؤنڈ آئرن سلفائڈ FeSe ہے۔ یہ Fe 0.9 Se بناتا ہے۔ یہ نان سٹیشیومیٹری میگنیٹک خصوصیات رکھتے ہیں۔ آئرن سلفائڈ کم ٹمپریچر پر سپر کنڈکٹر ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا۔ کانسٹنٹ کمپوزیشن کا قانون کمپاؤنڈز کو ڈیفائن کرنے میں مدد دیتا ہے اور ان کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے۔ ایک کمپاؤنڈ کے تمام سیمپلز ایک جیسے ایلیمنٹس کے لیے ایک جیسی ریشو رکھتے ہیں، اگرچہ یہ بڑے کمپاؤنڈ میں محدود اپلیکیشن رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے مالیکولر کمپاؤنڈز کے لیے H2O رکھتے ہیں۔